नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। 14 सितंबर को है हिंदी दिवस और हिंदी दिवस के ठीक पहले एसके लाइव की तरफ से हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम की आज से हम कर रहे हैं शुभ उद्घाटन। और इसी हिंदी दिवस को लेकर के सबसे पहले दो लाइन। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। और आज भाषा को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे इस हिंदी पखवाड़े में। आज से लेकर आगामी 15 दिनों तक यानी कि 14 सितंबर तक हम प्रत्येक दिन एक ऐसे हिंदी से जुड़े साहित्यकार, रचनाकार, कवि, लेखक, शिक्षक और हिंदी से जुड़े व्यक्तित्व से मिलेंगे, परिचय कराएंगे आपसे भी और सिलीगुड़ी शहर के वैसे व्यक्तित्वों से बातचीत करेंगे जो कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़े हुए हैं। और आज इस खास कार्यक्रम की पहले दिन शुरुआत में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, जो अपनी सेवा पिछले 22 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में देती हुई आ रही हैं। इसके साथ साथ इनकी कई कविताएं हैं, कई रचनाएं हैं, बहुत सारी पुस्तकें इनकी अभी प्रकाशित हो चुकी है, आने वाले समय में भी कुछ आने वाले हैं। और कवि आलोचक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। सबसे पहले मैं भी एसके लाइव को धन्यवाद देना चाहूंगी और सराहना करना चाहूंगी कि आपने ये जो मुहिम चलाई है 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक रचनाकारों को बुलाकर हिंदी से संदर्भित जो बातें हैं तो उसकी जानकारी जो है हम दर्शकों को देने का जो प्रयास है वो वास्तव में सराहनीय है। और मैं ये कहूँगी कि जब हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हम नारा लेकर चले और आगे 15 दिनों तक इस तरह के जो है कार्यक्रम होते रहे और साहित्यकारों से, वरिष्ठ साहित्यकारों से, कुछ युवा साहित्यकारों से जब ये चर्चाएं होंगी तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। किसी ने कहा है कि जब 1 सितंबर से हिंदी भाषा की मुहिम चलाएंगे तब 15 सितंबर तक लोगों को ये बात मन में आएगी कि हमें हिंदी के प्रति सचेत होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और आज इसी विषय को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे कि हिंदी आज के समय में लोग अपनी भाषा पर, मातृभाषा पर बिल्कुल गर्व तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कतराते ज्यादा है। मॉडर्न जमाने के साथ साथ लोग हिंदी को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। इसकी दिशा, रूपरेखा क्या कुछ है और किस तरीके से हम इसे सुधार सकते हैं, इन्हीं सभी आलोचनाओं को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी की आज की जो स्थिति है, जो दशा है वर्तमान समय में, कैसे देख रही हैं आप? वर्तमान समय में हिंदी की जो दशा और दिशा की बात आप कर रही हैं वास्तव में सोचनीय स्थिति है, क्योंकि एक दिवस के रूप में हम 15 दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। ये चीजें हमारे मन में आनी चाहिए, क्योंकि जिस भाषा में हम जन्म लेते हैं, हमारा पोषण होता है, उसको हमको जीना है, बाकायदे हमें लाइफ स्टाइल में लानी है। लेकिन आजकल क्या है कि जब हम बच्चों से हिंदी में प्रश्न पूछते हैं वो उत्तर अंग्रेजी में देते हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं हिंदी उपेक्षित होती है और बहुत तरीके से हिंदी उपेक्षा का शिकार हो रही है आज भी और होती आई है। हिंदी की ताकत को लोग पहचानते नहीं हैं और कहीं ना कहीं फिल्मों में भी संस्कृत भाषा को व्यंग्य के रूप में पात्रों से उस भाषा को बुलवा कर जो हिंदी भाषी हैं उनको जो है एक ऐसा अनुभव कराया जाता है कि वो शैक्षिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या बढ़े हुए नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी में इतनी ताकत है कि आज जो वर्तमान युग में हम कहें कि तकनीकी या प्रशासन की भाषा, तकनीकी, विज्ञान इत्यादि सभी शब्द जो है हिंदी में आ चुके हैं। बात है अपनाने की। जब हम उसको व्यवहार में लाएंगे तभी जो है हमारी हिंदी विकास की ओर अग्रसर हो पाएगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम लोग जानना चाहेंगे बहुत सारी रचनाएं, कविताएं जो है वो आपने लिखी, इसके बारे में बताइए। हाँ नेहा, लेखन के क्षेत्र में कुछ काम मैं कर पाई हूँ और इसका ये कार्य करने के पीछे यही भावना है कि हिंदी के विकास की ओर जो है हम लोगों को आगे बढ़ना है। मेरी 4 पुस्तकें आ गई हैं और काव्य संग्रह के रूप में। पहला मेरा जो काव्य संग्रह था अस्मिता की तलाश वो 2017 में आया था और दूसरा मयूर ख्वाहिशों के 2019 में आया था। इस
पुस्तक पर मुझे जो है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड मिला, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और मैथिली शरण गुप्त संस्थान के सौजन्य से मुझे भी प्राप्त हुआ। तीसरी जो हमारी रचना है, जो हमारी पुस्तक है, वो है फिर लौटेंगी स्त्रियां। संपूर्ण स्त्रियों को जागृत करने के लिए इस तरह की कविताएं लिखी गई हैं। शिक्षा के रूप में आज स्त्रियां पीछे नहीं हैं, पिछड़ी नहीं है, फिर भी अभी वो प्रतिशत उतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अगर हम गाँव में जाकर देखें, शहरों में जाकर गाँव में देखें और पिछड़े वर्ग में जाकर देखें, तो अभी पूरे तरीके से स्त्रियां शिक्षित नहीं हुई हैं। आज भी वो दकियानुसी बातों के शिकार हैं, संकीर्णताओं के शिकार हैं और आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो ये पुस्तक मैंने उस सबको लेकर लिखी है। और मेरी चौथी जो पुस्तक है विरह के वितान में, उसमें आध्यात्म दर्शन को लेकर जो है, प्रेम को लेकर बातें हैं। और इसके अलावा आलोचना के क्षेत्र में इसके अलावा बहुत सारे साझा संकलन हमारे आए हैं जो वरिष्ठ कवियों के साथ हैं। तो इसके पीछे भी यही भावना है कि लोगों तक हम जो है अपनी बात पहुंचाएं, ताकि हिंदी का प्रचार और प्रसार। इसके साथ मैं एक कविता कथा कारवा संस्था चला रही हूँ, जिसमें बच्चों के अंदर जो है हिंदी की भावना जागृत करने के लिए उनसे जो है हिंदी से संदर्भित जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे कविता है, जैसे हमने अभी तुलसीदास और प्रेमचंद जयंती मनाई थी, उसमें तुलसीदास जी के दोहे, तो ये रुझान बच्चों का हिंदी के प्रति हो, ये संस्था हमारी प्रयास कर रही है। और कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक हम अपने बातों को लेके जाएंगे और उन बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि हिंदी के प्रति उनकी भावनाएं जागे और हिंदी का प्रयोग हो। बिल्कुल। और हिंदी बोलने में वो संकोच ना करें। ऐसा होता है कि जब चार लोग अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, तो पांचवा जो हिंदी का जानकार होता है, अच्छा जानकार होता है, परंतु उसके अंदर एक हीन भावना पैदा होती है। नहीं, आपके अंदर अगर आपके पास भाषा का ज्ञान है, तो आपको अपनी भाषा में अपनी बात को रखना होगा और हम हीन ना समझें अपने आप को। हम हिंदी भाषा को बोलें, हिंदी भाषा का प्रयोग करें। अगर कोई अंग्रेजी में भी करता है तो हम उत्तर हिंदी में दें, ताकि उनके अंदर भी बात आए, वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो हिंदी भी बोले, अगर वो हिंदी समझते हैं। और आज तो मैं भाषा का सम्मान होना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी भाषा सम्मानित है। और 14वीं शताब्दी से जो है हिंदी राज्य भाषा रही उस समय से। अगर हम इतिहास को कंट्रोल कर देखें, तो हिंदी के प्रति हमारा जो रुझान है या हिंदी के प्रति हमारी जो भावनाएं रही हैं, वो उस समय से। और शब्दों की भी अगर हम लोग बातचीत करें, तो अगर जो शब्द हिंदी में है, जो मधुर एक भाषा है, और इस भाषा को जब लोग सुनते हैं तो काफी प्रेम हो जाते हैं। अगर हम लोग विभिन्न जगहों के अलग अलग पूरे देश भर में हिंदी की बात कहें, तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कहें तो वहाँ की हिंदी अलग है, इलाहाबाद की अलग है, वहीं दिल्ली साइड की अलग है। सभी जगहों की हिंदी अलग है, काफी प्यारी, मीठी कही जाने वाली एक भाषा है। और आज इसी भाषा को बचाने को लेकर के हमारे इस खास कार्यक्रम भी है, जो कि आगामी 15 दिनों तक चलने वाला है। बदलते जमाने के साथ लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, और इस मॉडर्न युग में लोग कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा को भूलकर अंग्रेजी के मुंह में डूब रही है। इसे कैसे देखें? नहीं, आपने कहा ना कि बहुत अच्छी भाषा है, कहते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं, पहले प्रश्न से आपसे शुरू करती हूँ मैं, कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, जैसे बोली जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है। इसका जो व्याकरण है वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा हिंदी में एक खासियत है कि बहुत सारे शब्दों को जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, या अंग्रेजी भाषा है, अरबी, फारसी, आप तो जानते हैं इतिहास कि हमारे यहाँ डच, फ्रांसीसी इत्यादि आए, तो इसकी जो ग्रहण शक्ति या पाचन शक्ति है वो बहुत मजबूत है, और उसने दूसरी भाषा को भी ग्रहण कर लिया है। आसपास के लोगों जो आस पड़ोस के जो देश भी हैं, वो अपनी बात हिंदी में जाकर वो रख सकते हैं और वहाँ के लोग हिंदी को समझते हैं। तो आपने कहा कि मॉडर्न युग में जो लोग अंग्रेजी को अपनाते चले जा रहे हैं और हिंदी के प्रति उनका इतना रुझान नहीं है, इसका क्या कारण है? इसका बहुत बड़ा कारण ये तो षड्यंत्र हुआ जो अंग्रेजी विश्वविद्यालयों का जाल फैलाया गया। इसके पीछे यही था कि हिंदी को वो स्थान ना मिले जो मिलना चाहिए। तो हमें लगता है कि एक प्रयास हुआ कि
हमारे अंदर से ही हमारे देश को निष्कासित करने का प्रयास रहा, क्योंकि हम अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अंग्रेजियत के कारण मॉडर्न युग में जो है बच्चे जो है अंग्रेजी बोलने में अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ कि आप बहुत सारी भाषाएं सीखिए और उनकी उपलब्धियों से लाभ उठाकर अपनी भाषा को बढ़ाने का या समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी अनुपस्थिति भाषा के प्रति, हम अपनी भाषा के प्रति जो है हमारे मन के अंदर सम्मान होना चाहिए और ये प्रयास होना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को ये समझाएं, ये बताएं कि अंग्रेजी के साथ साथ हमें हिंदी का भी प्रयोग उसी सम्मान के साथ करना चाहिए, उसी गौरव के साथ करना चाहिए और हमें हीन भावना अपने मन के अंदर नहीं लानी चाहिए। तो ये प्रयास बहुत हो रहे हैं, कई चैनलों के माध्यम से हो रहे हैं, साहित्यकारों के माध्यम से हो रहे हैं, रचनाकार कई संस्थाओं के माध्यम से हो रहे हैं, परंतु फिर भी क्या कारण है? ये कारण के पीछे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या कारण है कि हमारे बच्चे उस भाषा को अपना नहीं कर रहे। तो मैंने कहा ये जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को हमारे बच्चे समझें, वर्तमान पीढ़ी समझे और अपनी भाषा को अपनाने का प्रयास। बिल्कुल मैम, एक सवाल ये भी उठता है कि हिंदी दिवस आते आते सभी कहीं ना कहीं कार्यक्रम करते हैं, हम भी कर रहे हैं ये कार्यक्रम, ठीक हिंदी दिवस खत्म होने के बाद ही उसके बाद हिंदी का अस्तित्व कम हो जाता है। समाज में लोग फिर से वही अंग्रेजी माध्यम से चलना शुरू कर देते हैं। फिर एक साल के बाद सितंबर आते आते लोगों के मन में हिंदी को लेकर के फिर उत्साह हो जाते हैं कि हिंदी को बचाना है। ये एक दिन हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और बाकी साल लोग हिंदी को क्यों नहीं पूछते? बहुत बढ़िया सवाल है। 14 सितंबर 1949 को ये बात महसूस की गई। उसके पहले गांधी जी ने 1918 में ये बात रखी थी कि हिंदी को राजभाषा होना चाहिए और हिंदी जनमानस की भाषा है। और ये बात गांधी की यात्रा, हिंदी भाषा की यात्रा गांधी से शुरू हुई और गांधी के बाद खत्म हो गई, ये कहा जा सकता है। तो 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक रूप में जो है हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। क्या हुआ कि जो दक्षिण के जो देश थे इस निर्णय का विरोध करने लगे, तो फिर अंग्रेजी को भी साथ में भाषा के रूप में रखा गया। तो यही कारण है कि जो दूसरे अन्य देश हैं, मतलब आपको जर्मनी कहें, फ्रांस कहें, बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जिन्होंने अपने देश की भाषा को ही अपनी भाषा माना है, अंग्रेजी को नहीं माना है। कहते हैं कि अंग्रेजी ये भी डर पैदा किया जाता है कि यदि अंग्रेजी भाषा का हम प्रयोग नहीं करेंगे कि तकनीकी के क्षेत्र में और आपका विज्ञान के क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में हम पिछड़ते चले जाएंगे, अलग होते जाएंगे, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। इन देशों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने ही देश की भाषा को राष्ट्रभाषा की माना और उसी में उनके प्रशासन संबंधी कार्य होते हैं, उसी में उनके न्याय संबंधी कार्य होते हैं, उसी में उनके विज्ञान संबंधी कार्य होते हैं और वर्तमान जो आधुनिक मतलब टेक्नोलॉजी है वो सारे काम उनकी भाषा में होते हैं, अंग्रेजी में नहीं होते हैं। तो क्या कारण है? हमारे अंदर ये डर पैदा किया गया है ऐसा अगर हम करेंगे तो हम पिछड़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारी हिंदी में भी वो ताकत है, बट अपनाने की जरूरत है। कहते हैं ना कि हम किसी चीज को जितना व्यवहार में लाएंगे उतना सही तरीके से हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो ये जो अपनाना है यही नहीं हो पा रहा। एक सवाल यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि जितने भी शिक्षक होते हैं, शिक्षिकाएं होते हैं, आप खुद भी टीचर हैं, वो अपने बच्चों को क्या इंग्लिश मीडियम में ही प्रेफर करते हैं ज्यादा पढ़ाना या फिर वो हिंदी में भी पढ़ाते हैं? हाँ, ये देखिए हर इंसान का अलग अलग व्यू होता है और चूंकि एक अंधी दौड़ चली है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की और ये मान के लोग चलते हैं कि हिंदी में भविष्य नहीं है, इसलिए जो है सभी की मानसिकता बन गई है कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ाते हैं। और आधुनिक युग में बहुत ज्यादा, पहले ये था कि हाँ हिंदी मीडियम में बच्चों को पढ़ाते थे या बंगला मीडियम में, और उससे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकले। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति में भी कमी है, इसी कारण से जो है बच्चे जो है अंग्रेजी की
और भागते चले जा रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। और जो पेरेंट्स हैं उनकी ये मानसिकता बन गई है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से, चूंकि एक और बात है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो बच्चों को जो मिलना चाहिए पूरी तरीके से रोजगार जो मिलना चाहिए, बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, तो इस कारण से लोग विदेशों में जब जॉब करने के लिए जाते हैं तो सभी की ये मानसिकता होती है कि अगर उन्हें इंडिया में जॉब नहीं मिला तो वो बाहर जाकर जो है जॉब करेंगे, इसलिए वो अंग्रेजी को प्रेफर करते हैं। और अगर हमारे यहाँ इस तरह की वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज के उसमें जड़ में जाना चाहिए, तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बात भी उनकी मानसिकता में रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सरकारी विद्यालयों में अवश्य, और बहुत सुधार की जरूरत है, बहुत ज्यादा। बहुत सालों साल कोई भी विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर मरम्मत ही नहीं हो रही, क्लासरूम टूटे फूटे हैं, बारिश आए तो पानी अंदर तक आ जाए, और ऐसी बदहाली की तस्वीरें कि बच्चे खाली पैर चप्पल पहन के जाएं, या फिर डिसिप्लिन कहीं ना कहीं कमी, इन सभी चीजों पर सरकार को क्या संदेश? सरकार को देखिए, ये तो सभी हम सब जानते हैं कि आजकल जो सरकारी स्कूल है फ्री राशन दिया जाता है, फ्री कपड़े इत्यादि दिए जाते हैं। व्यवस्था को अगर सही बनाया जाए और सही तरीके से इन विद्यालयों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, मुफ्त बांटना वो सब चीजें ठीक ही है, लेकिन शिक्षा पर अगर ध्यान दिया जाए और बच्चों के लिए और विद्यालय खोले जाए, क्योंकि हर हिंदी विद्यालयों की ये दशा है कि एक एक स्कूल में, एक एक क्लास में 250 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, 400 बच्चे भी हैं, कहीं आप डूअर्स वगैरह में जाइए तो 400 ऊपर से एक क्लास पढ़ाते हैं शिक्षक। तो इस तरह की जब स्थितियां हैं, अंग्रेजी मीडियम के विद्यालयों में, सेंट्रल स्कूल वगैरह में देखे तो एक टीचर पर 40 बच्चे हैं, तो वो अच्छी तरीके से पढ़ा पाते हैं। और कहते हैं ना कि पढ़ाने के लिए आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो सरकार अगर इन चीजों को सुधार करे और विद्यालय बनाए और अगर शिक्षकों की नियुक्ति करे, मेरे ख्याल से जो है ये स्थितियां आवश्यक है। मैं संपूर्ण देश की बात कर रही हूँ, मैं किसी प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ। तो हर जगह ये स्थितियां हैं, कहीं सही है, कहीं थोड़ा ज्यादा खराब है और कहीं मीडियम है। तो अगर इस तरह से सरकारी विद्यालयों पर ध्यान दिया जाए तो सारी स्थितियां सही। बिल्कुल, बहुत सारी बातें जो है मैम के साथ चर्चा हो रही है हिंदी को लेकर के। सभी क्षेत्रों में अगर हम लोग देखें तो लोग सरकारी चीजों को मान्यता ज्यादा देते हैं, आपको सरकारी चीज नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ना चाहते। यही चीज आ जाती है कि लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। अब इन सभी चीजों को सुधारने के लिए क्या दिशा अपनाना चाहिए? जैसे अभी हमने कहा कि इन चीजों को सुधारने के लिए मतलब नीति आयोग, मतलब आज बहुत सारी चीजें हैं सुधारने के लिए। हम क्या कहेंगे कि एक तो हमें अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी, दूसरा हमारे शिक्षकों के का भी एक दायित्व बनता है कि हम भले सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चों को एक प्राणपण से शिक्षा दें। हमारा जो दायित्व है उसको पूरा करने का प्रयास करें और साथ में गवर्नमेंट या सब मिलकर अगर काम करें और इन विद्यालयों की अगर दशा को सुधारा जाए तो शायद बहुत स्थितियां बदल सकती हैं और हिंदी का प्रचार और प्रसार हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ साथ कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाते हैं, कुछ एक हम आपसे कविताएं जो है वो जरूर सुनना चाहेंगे, अगर आप कुछ सुनाएं इस खास अवसर पर, और इसके बाद आपसे हिंदी दिवस पर एक संदेश लेंगे और इस कार्यक्रम को यहाँ आज के लिए समाप्त करेंगे। मुझे 1 मिनट का टाइम दें। बिल्कुल। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर वंदना गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है और हिंदी दिवस के अवसर पर भी और हिंदी दिवस के दिन में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम एसके लाइव करनी जा रही है। जी मेरी कविता का शीर्षक है संवादहीनता के दौर में। जरा ठहरो, चकाचौंध के इस दौर में अभी भी पूरी तरीके से भ्रमित नहीं है आदमी। जरा ठहरो, चकाचौंध के इस दौर में अभी भी पूरी तरीके से भ्रमित नहीं है आदमी। छोटे छोटे कोठरों में छोटी सी बालकनी में आज भी तुलसी के चौरे के मध्य जलता है एक आस्था का दिया। तकनीकी के इस दौर में संवादहीनता ने भले ही लगाए हों हमारी भाषा पर प्रश्न चिन्ह। तकनीकी के इस दौर में संवादहीनता ने भले ही लगाए हों हमारी भाषा पर प्रश्न चिन्ह, पर आज भी भावनाओं के गुब्बारों में लिखी जाती है अनंत कविताएं।
पर आज भी भावनाओं की गुबार में लिखी जाती हैं अनंत कविताएं, अभी भी आंखों में पिघलता है प्रेम का धुआं, दुख और पश्चाताप में तब कर कुंदन बनती है पीड़ाएं, दुख और पश्चाताप में तब कर कुंदन बनती है पीड़ाएं, अभी भी मुड़े पर पक्षियों को दाना डालती स्त्री की प्रतीक्षारत आंखें कहती हैं, गुनगुनाती है वही गीत कि कागा चुन चुन खाइयो, दो नैना मत खाइयो याद है। बहुत सुंदर आपकी ये कविता नाम। अंत में हम चाहेंगे हिंदी दिवस का ये जो खास पखवाड़ा चल रहा है एसके लाइफ की तरफ से सभी दर्शकों को हिंदी दिवस के लिए क्या संदेश देना चाहिए? दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, खासकर जो है वर्तमान पीढ़ी युवाओं को, मैं वर्तमान पीढ़ी के युवाओं को ये कहना चाहूंगी कि ये जो एसके लाइफ का प्रोग्राम है अवश्य देखें, क्योंकि बहुत सारी बातों की जानकारी आपको मिलेगी। आप जो हिंदी को हीन दृष्टिकोण से देखते हैं उसे देखना बंद करिए, इस प्रोग्राम को सुनिए ताकि आप लाभान्वित हो सकें और भाषा के प्रति आपके मन के अंदर सम्मान जागे और आप वास्तव में समझ सकें कि हिंदी में क्या क्या विशेषताएं हैं और हिंदी माध्यम से अगर शिक्षा भी आप प्राप्त करते हैं तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किन किन स्थितियों से गुजर कर आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से ये संबंध जो है आपको प्राप्त होगा और अवश्य ही इसका लाभ आप लोग उठा सकेंगे। इसके साथ ही मैं एसके लाइफ की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम जो है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रखा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वंदना गुप्ता जी जुड़ी हुई थी जिनकी कविताएं हमने सुनी है और इसके साथ साथ हिंदी दिवस को लेकर की इतनी सुंदर एक चर्चा जो है वो हुई है, कई सारे मुद्दे जो है वो उठ कर सामने आए हैं और इसी प्रकार से ये पखवाड़ा जो है 15 दिनों तक चलता रहेगा और हिंदी दिवस के दिन एक खास कार्यक्रम एसके लाइव आप सभी के लिए लेकर के आ रहा है और ऐसे ही ताजा तरीन खबरों, अपडेट्स और अलग अलग साक्षात्कार के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, एलईडी लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, Havells, Galaxy, Gem House, beside Uttarban Marwari Bhavan, 2nd mile, Siliguri. Good Shepherd. Saviors do regular and distance courses: BA, MA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPed, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001।
1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? साँच्चै किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।